नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 13 मार्च को सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रभावी सांसदों के रूप में सदन के कामकाज और राष्ट्र निर्माण में बदलाव लाने के लिए 12 सुझाव दिए। राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा के नए निर्वाचित सांसदों के लिए 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन करते हुए सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह उनके आचरण को लेकर सदस्यों को परामर्श दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चर्चा, तर्क वितर्क और निर्णय लेना लोकतंत्र के मंत्र हैं और सदस्यों को सदन में व्यवधान का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सभापति ने कहा कि स्वतंत्र लेखन और अभिव्यक्ति की लोकतंत्र में अनुमति है, लेकिन ये समाज में कड़वाहट का कारण नहीं बनना चाहिए। उन्होंने राज्यसभा सदस्यों को का आह्वान किया कि वो नियमों का हवाला देकर सदन में व्यवधान पैदा ना करें। सभापति ने इस बात का उल्लेख भी किया, विपक्षी सदस्य अक्सर नियम 267 का हवाला देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपात परिस्थिति में ब्रह्मास्त्र के तौर पर होना चाहिए। सभापति ने सदस्यों से कहा कि वो एकजुट और समावेशी भारत के लिए बात करें और काम करें। साथ ही कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, परंतु जब देश की बात आती है तो उस समय हमें ऐसा कुछ नहीं करना या कहना चाहिए जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचे और देश के शत्रु उसका इस्तेमाल करें और कह पाए कि भारत की संसद में ये कहा गया। हमें उन्हें इस तरह की गुंजाइश नहीं देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देश देशांतर में आज हम प्रभावशाली सदन और सांसद को लेकर सभापति के सुझाव पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं चक्षु रॉय, हेड ऑफ आउटरीच PRS। साथ ही मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय सिंह जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि नए सांसदों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत सभापति ने एक तरह से जो मोटे तौर पर 12 सुझाव दिए हैं, वो कितने जरूरी, कितने अहम हैं आज के समय में? देखिए प्रीति जी, सबसे पहली बात, वेंकैया जी का बड़ा लंबा अनुभव है सदन में कार्य करते हुए भी, जो उन्होंने बताया एज अ मेंबर, एज अ मिनिस्टर और फिर अब सभापति के रूप में, और राजनीतिक जो सामाजिक सार्वजनिक जीवन है उसमें भी काफी लंबा कार्यकाल है। सदन में जो सदस्य चुने जाते हैं उस प्रक्रिया कैसे आते हैं, क्या होता है, और उस चीज को बहुत अच्छा समझते हैं कि कोई यहाँ सदन में जब सदस्य आता है तो उसके ऊपर क्या दायित्व होना चाहिए, होता है, और किस तरह के सर्कमस्टांसेस में कई बार एक अच्छा सांसद जिसके अंदर प्रतिभा है वो भी एग्जिट कर जाता है। और दूसरी उसके बाद आती है सदन की और देश की। एक उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही कि जो क्रिटिसिज्म है, जो सरकार है, उसका क्रिटिसिज्म बखूबी करिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना आपका अधिकार है और आपसे अपेक्षित भी है। जो विपक्ष के सदस्य हैं, पक्ष के सदस्य जो हैं, उनकी कुछ अलग तरह की चीजें उन्हें करनी होती है, और कई बार प्रश्नकाल में वो अपने सरकार से भी, जो पक्ष के सदस्य हैं वो भी प्रश्न पूछते हैं और सरकार उनपे वो जवाब देती है। लेकिन कई बार अगर आप देखेंगे, जो वेंकैया जी का मूल है कि जब आप सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो इश्यूज पे खड़ा करिए, थोड़ी तैयारी करके आइए, थोड़ा पढ़ करके आइए, थोड़ा लोगों से समझ के आइए और थोड़ा रिसर्च और विमर्श करके आइए। आमतौर पे अक्सर क्या होता है, और ये सिर्फ फर्स्ट टाइमर के लिए नहीं है, वेंकैया जी फर्स्ट टाइमर को समझा रहे थे, लेकिन उनका सुझाव कई सीनियर मेंबर्स के लिए भी उतना ही लागू होता है। कई पार्टी के जो अध्यक्ष है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनके जो सदन में नेता होते हैं वो हर विषय पे बोलते हैं, और वो क्या है, वो रेट्रिक में फिर जाते हैं, क्योंकि आपके पास सब्सटेंस नहीं होता तो आप रेट्रिक में जाते हैं, और रेट्रिक 1-2 लाइन के बाद या 1-2 बार के बाद चलती नहीं है, तो उसमें सदन का भी समय वेस्ट होता है और बाकी उसको कोई लाभांश देश को न मिलता, नहीं सरकार को उससे कोई किसी तरह का प्रभावी अटैक होता है। दूसरी चीज जो वेंकैया जी कह रहे हैं कि जिस तरह से सदन में तमाम वो नियम है जिसमें सरकार को डॉक पे खड़ा किया जाना चाहिए, चक्षु के पास उसके बड़े सारे वो डेटा होंगे और प्रभावी तौर पे वो उस चीज को बताएंगे। लेकिन जो उन्होंने एक चीज कहा कि जो 267 है, जो संसदीय कार्य प्रणाली के तहत राज्यसभा में 267 और लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव, जो एडजर्नमेंट मोशन होता है। देखिए, ये सेंसर मोशन होते हैं जिनका सही में जिस समय अगर स्थिति उत्पन्न हो तो सरकार में डॉक में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जिस दिन आप सारी चीज को रोक करके करें, अक्सर उसके चक्कर में वो सुबह जो टेलीविजन में एक स्क्रोल चल जाता है, या जिस समय प्रोग्राम शुरू होता है तो टेलीविजन में कई बार वहां जो उनके संवाददाता होते हैं उनसे पूछा जाता है तो वो भी बड़े जोश में कहते हैं कि आज कार्य स्थगन दिया है, लोकसभा में, राज्यसभा में 267 के तहत कार्य स्थगन है,
और वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। वो 5 मिनट के स्क्रॉल या 10 मिनट के स्क्रॉल या उससे ज़्यादा का उसका कोई लॉन्जेविटी नहीं है। हुँ, मुझे लगता है कि सांसदों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जो वेंकैया जी उस चीज़ को समझा रहे थे। हुँ, और दूसरा चीज़ है कि जब सही में ऐसी विपदा की स्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो सरकार भी उसके लिए अग्रीएबल होती है या तो विपक्ष उसको प्रेशराइज़ करता है। और दूसरी चीज़ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हम लोगों ने लगातार देखा है कि किस तरह से कोई सार्थक चीज़ चल रही है, आपको कहने को कुछ नहीं है या आपको वो इश्यू परेशान कर रहा है। अक्सर ज़्यादातर विपक्ष को या कई बार पक्ष के भी ऐसे सिचुएशंस आए हैं। लेकिन हमने इधर मतलब पिछले उसमें देखा है, जिस समय आप ज़बरदस्ती कोई उठ के खड़ा होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है कि आते ही जो चेयर है, उनको उसको रिज़ॉल्व करना होता है पहले हुँ, प्रायोरिटी पे। ये हुँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सस्टेनेबल है कि नहीं, इसमें फालतू का समय काफ़ी ज़ाया होता है और कई बार केवल अटेंशन ड्रॉ करने के लिए या उस पॉइंट को किसी तरह रोकने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है कि वेंकैया जी ने बहुत अच्छी परंपरा एज़ अध्यक्ष सभापति उन्होंने इस परंपरा को निर्वाह किया है, जिसमें जाकर के उन्होंने नए लोगों से बात की है। बात उन्होंने नए लोगों से की है, लेकिन मुझे लगता है कि जो वहाँ सांसद पहले से हैं, हुँ। उनके लिए भी इसमें सोचने-समझने के लिए काफ़ी कुछ है। चक्षु सभापति ने जो बड़ी बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो मेरे 20 वर्ष रहे और साथ ही सभापति के रूप में जो 3.5 वर्ष रहे, उस दौरान मैंने एक भी ऐसी स्थिति नहीं देखी जहां हम अगर प्रक्रियाओं की बात करें, समाधान की बात करें, कहीं भी नियमों की कमी रही हो। यानी तमाम नियम है, उसमें उसका समाधान भी दिया गया है। लेकिन उनकी चिंता ये है कि कार्यवाही निलंबित करने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दे देना, जब कोई ऐसा बिंदु ना भी हो उठाने वाला, उस वक्त भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो व्यवधान का कारण बनते हैं। नियम 267 के लिए उन्होंने खास तौर पर कहा कि ये सांसदों को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो नियम है और उनका गैर वाजिब इस्तेमाल है, वो कितनी बड़ी चिंता का विषय है? प्रीति, अगर हम देखें तो जो हमारी संसद में जितनी भी चुनौतियां आई हैं, वो सब रूल बुक के ऊपर डिस्कशन पिछले 60-65 सालों में रहा है। हम्म, जो सभापति महोदय हैं, उनका एक लंबा कार्यकाल संसद में रहा है, सत्ता पक्ष में, विपक्ष में और अब सदन के संचालन की भूमिका में। तो उन्होंने सदन की कार्रवाई को हर नज़रिए से देखा है। उन्होंने उस नज़रिए से देखा है कि किस तरह से सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाए। उन्होंने इस तरह से देखा है कि सरकार का पक्ष किस तरह से रखा जाए और उन्होंने ये भी देखा है कि सदन को चलाने में किन चीज़ों की ज़रूरतें रहती हैं, कौन से सदस्य सदन की भूमिका में कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन से सदस्य सदन की भूमिका में अवरोध पैदा करते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रकार रहता है और ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है, ये एक भूमिका या एक नींव उनके कार्यकाल की है, जहाँ पे वो ये समझ पाते हैं कि जो ऑप्टिमम तरीका है सदन की कार्रवाई में कंट्रीब्यूट करने का, वो क्या हो सकता है। हम्म, अब सभापति महोदय ने 12 बिंदु बताए अपने वक्तव्य में और अगर आप उन सभी बिंदुओं का निचोड़ देखें, तो हम्म, उसमें 2-3 थीम्स आ रही थी। एक थीम ये थी कि अगर आपको सदन की कार्रवाई में कंट्रीब्यूट करना है, तो हम्म, आप सदन का रोल क्या है, राज्यसभा का रोल क्या है, उसको समझ। राज्यसभा और लोकसभा के रोल थोड़े से अलग रहते हैं। हम्म, मूलतः तरह से तो दोनों एक ही काम करते हैं, बट थोड़ा-सा उनके कामकाज में थोड़ा-सा डिफरेंस रहता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप तैयारी करके आएँ। आप किसी भी विषय पर बोलना चाहते हैं, तो उस पर तैयारी करें। आप संजय जी कह रहे थे कि आप सरकार का क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, बट उस आलोचना का कोई बेस होना चाहिए कि हम्म, आपने वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ा है और फिर उसके ऊपर करें। हम्म, अब आई बात रूल 267 की। अब जो ये एडजर्नमेंट मोशन होता है, संजय जी ने भी कहा था कि ये सेंसर की बात रहती है और क्या इसका इस्तेमाल एकदम रूटीन तरीके से करना चाहिए या फिर ये एक ऐसा रूल है जब आपके पास ऐसा लगता है कि और कोई रूल का रास्ता आपके पास नहीं रह गया है और आपने वो सारे रूल्स एग्जॉस्ट कर दिए हैं, तब हम्म, इसका उपयोग किया जाता है। हम्म, अ, राज्यसभा की रूल बुक अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से कुछ 101 पेज की रूल बुक है।
क्वेश्चन आवर से लेके 0 आवर, क्या कहते हैं, स्पेशल मेंशन, हर तरह के उसमें रूल बताए गए हैं सरकार को घेरने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अगर किसी एक नए संसद सदस्य को 2 तरीके होते हैं सीखने के लिए कि सदन की कार्रवाई कैसी होती है। या तो वो सदन में पूरे समय बैठे और ये देखे कि जो सीनियर सदस्य हैं वो किस तरह से सदन की कार्रवाई में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एक ये जो तरीका है ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। तो अगर आप सदन की कार्रवाई देखें और फिर वहां पे आपको लगे कि सदन ऐसे ही चलता है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं, ये एक आपको ग्राउंडिंग देते हैं, ये आपको बताते हैं कि सदन कैसे चलना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से काफी जरूरी हो जाता है। एक आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, सभापति महोदय ने एक और जरूरी चीज कही। उन्होंने ये कहा कि आप कितना लंबा बोलते हैं ये आपकी प्रभावशालिता का मापदंड नहीं है। अगर आप सटीक बोले बट वजनदार बात बोले, तथ्यों के साथ बोले, तो वो ज्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे, उससे आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। एक आखिरी चीज जिसकी तरफ उन्होंने हिंट किया, और वो ये था कि राज्यसभा का उन्होंने रोल की बात करी कि आप नए संसद सदस्यों को राज्यसभा के रोल को समझना चाहिए। और संविधान में जब राज्यसभा की बात हो रही थी तो ये कहा गया था कि दिस शुड बी ए हाउस ऑफ चेक, कि एक तो जो लोकसभा है वो पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस है, राज्यसभा इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आप स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यू शुड बी ए चेकिंग मैकेनिज्म। तो उस चेकिंग मैकेनिज्म को आप कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं? जब आप ज्यादा पढ़ के आए, आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसी का दबाव नहीं है, तो आपके पास समय है कि आप अध्ययन ज्यादा कर सकें और उस तरह से फिर अपनी बातों को सदन पर रखें। तो ये कुछ एक जो चीजें हैं जिसको मैंने कहा था कि फाउंडेशनल चीजें हैं, जो कि अगर संसद सदस्य समझ लेंगे तो अगले 6 सालों में उनका कंट्रीब्यूशन हाउस के अंदर ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। बिल्कुल। संजय, जैसा चक्षु ने भी बात कही कि लोकसभा और राज्यसभा के तमाम काम हैं जो एक जैसे हैं, लेकिन तमाम ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोकसभा और राज्यसभा को अलग बनाती हैं, उनके काम को अलग बनाती हैं, उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं अलग होती है। साथ ही आलोचना को लेकर जो बात है, ठीक है, सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन वो तथ्यपरक हो और विश्वसनीय आलोचना होनी चाहिए, और केवल रिकॉर्ड के लिए सरकार के प्रत्येक कदम का विरोध करने से कहीं ना कहीं सिर्फ सांसदों की या किसी पार्टी की नहीं, पूरे सदन की साख को ये चोट पहुंच रही है। तो ये जो बात जिस पर बार बार वो जोर दे रहे हैं कि पूरी आलोचना कीजिए, लेकिन जिस तरीके से आलोचना होनी चाहिए, चर्चा कीजिए, उसके बाद गहन जानकारी के साथ अपनी बातों को आगे रखिए, और खासकर राज्यसभा का जो काम है उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझिए और जानकारी जुटाइए। इस पर जो जोर दिया जा रहा है और सांसदों को जो समझाया गया है सभापति की तरफ से, आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आलोचना है और जो विरोध है उसकी लकीर कई बार टूट रही है, जिस वजह से बार बार, सिर्फ इसी समय नहीं, सभापति से पहले भी इस पर कई बार सुझाव दे चुके हैं? बिल्कुल सही बात कह रही हैं प्रीति आप। देखिए, सभापति जी की चिंता 2 तरह की है। एक, इंडिविजुअल मेंबर्स का क्या दायित्व होना चाहिए और किस तरह से वो सदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, जो उनके हित में भी है, सदन के हित में है और देश के हित में है। दूसरी बात यह है कि सदन का जो ओवरऑल एक इमेज है, एक चरित्र है, सदन का एक जो संगठन, जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, उसका जो दायित्व है, और उसका जो एक, हर सदन का एक अपना कैरेक्टर होता है, और उस कैरेक्टर में क्या वर्तमान जो मौजूदा जिस तरह की वो चल रही है एज ऑन डे, क्या वो सही है, और उसको फिर हमें अगर गलत है तो कैसे करेक्ट करना है, आगे कैसे लेकर के जाना है, और एक पॉपुलर आम धारणा सदन के बारे में या नेताओं के बारे में या सांसदों के बारे में क्या बन रही है। ये काफी समय से एक डिबेट चल रहा है, और उस डिबेट में 2 चीजें इधर और सार्थक हो गई। कुछ समय पहले क्या हो रहा था कि राज्यसभा एक तरह का वीटो का काम कर रहा था, जिस समय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या काफी ज्यादा थी और जो रूलिंग बीजेपी है उसके सांसद कम थे, और लोकसभा में उनकी प्रचंड बहुमत थी, और यहाँ एक तरह का आकर के वीटो का काम हो जा रहा था। वो प्रक्रिया राज्यसभा में, अब चूंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बदल गया है तो वो प्रक्रिया बदल गई है, राज्यसभा वो अच्छे से चल पा रहा है। और दूसरा चीज, इधर एक हमने देखा कि एक गेनफुल एक्सचेंज भी हुआ, जो जिस समय गुलाम नबी आजाद जा रहे थे तो सरकार और विपक्ष के बीच में लगा कि गेनफुल
एक्सचेंज की बात हो रही है। वेंकैया जी को जो चिंता है वो ये है कि कुछ समय पहले राज्यसभा में जो घटित हुआ था, जिसमें इस तरह के दृश्य देखे गए थे जो शर्मसार करता है संसद को भी और सांसदों को भी, और कुछ लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उसके बाद भी उनके मतलब उनको कहीं से नहीं लग रहा था कि हमने कुछ गलत किया है। एक ये चिंता का विषय है। अगर ये मैसेज बाहर जाता है देश के लोगों के बीच में और देश के बाहर भी, तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए अपर हाउस की एक गरिमा है या दूसरे हाउस की भी एक गरिमा है। हमने बड़े क्वालिटी के डिबेट देखे हैं हाउस में वहां बैठ करके या बाहर आपका लाइव टेलीविजन का प्रसारण का जो माध्यम होता है उसके द्वारा, और वो बहुत एनरिचिंग होता है। कुछ डिबेट बहुत एनरिचिंग होते हैं। मैं इंडिविजुअल सांसदों का नाम नहीं लूंगा, वर्तमान या पूर्व के जो सांसद रहे हैं, वो सही में अगर आप अच्छा एक डिबेट होता है तो आपको एनरिच करता है उस सब्जेक्ट पे जानने की, और सांसदों के प्रति जो एक आपको सोचने की प्रक्रिया है या जिस नजरिए से आप देखते हैं वो नजरिया बदलता है कि ये लोग सचमुच काम करके आते हैं, पढ़ के आते हैं और इनकी जानकारी का ये दायरा है। अगर आप देखिए इसी लोकसभा में कुछ फर्स्ट टाइमर जो सांसद हैं, उन्होंने अपना जिस तरह से उन्होंने बोला है अपना एक नाम बनाया है कि ये सांसद जो हैं वो इस तरह की वो बात करते हैं। राज्यसभा में कई ऐसे प्रखर वो वक्ता रहे हैं, आज भी हैं। क्वालिटी ऑफ डिबेट जब आपकी गिरेगी और जब आप रेट्रिक पे जाएंगे तो दो चीजें होती हैं कि किसी की लीडरशिप कोई डिसाइड कर लेती है कि हमें तो जी आज शोर मचाना है, हमें तो एडजर्नमेंट मोशन करना है, और वो मैसेज कहीं और से आ जाता है। लेकिन चूंकि इनको कंस्टिट्यूएंसी का बोझ नहीं होता, लेकिन उसके साथ चूंकि वो किसी और प्रक्रिया से चुन करके आते हैं तो उनको भी लोग देख रहे होते हैं और उनका भी एक दायित्व होता है। उस केस में जो इंडिविजुअल एमपी है वो बेचारा मार खा जाता है। चार लोग, क्योंकि वो 0 आवर के लिए तैयारी करके आता है, वो प्रश्नकाल के लिए तैयारी करके आता है, वो अपना मापदंड बना करके आना चाहता है, तो आप नहीं सरकार को मैट पे रख पाते हैं, नहीं आपका जो भी सोशल कंस्टिट्यूएंसी, देखिए वो राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य हो, हर व्यक्ति की एक सोशल कंस्टिट्यूएंसी होती है और उसके साथ उसके अपने आगे की क्षमता होती है, एक एस्पिरेशन होता है, बाकी चीजें तो वो भी मार खाता है। और साथ में जो व्यवधान पैदा होता है उससे पूरी की पूरी प्रक्रिया मार खाती है। तो सभापति जी ने इस चीज को एड्रेस करने का कोशिश किया है, जिसके माध्यम से अब वो पुराने लोगों को बिठा करके बात करेंगे तो शायद मेरी समझ से उनको लगेगा कि क्या बात हो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज हुई है। ये प्रक्रिया बीच में मुझे लगता है कि ये ओरिएंटेशन या रीओरिएंटेशन का प्रोग्राम वो कुछ और तरह से चलाया जाए, कुछ बाकी जो सांसद हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, क्योंकि उसके पहले हर संसद शुरू होने के पहले जो अध्यक्ष और सभापति सांसदों को हर पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, फिर हर दिन बाकी फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग का भी स्ट्रक्चर है, फिर इस चीज को सदन में लेकर के आया जाता है। वो प्रक्रिया काफी चुस्त प्रक्रिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार रात में अलग पार्टियां निर्णय ले लेती हैं, सुबह में निर्णय हो जाती है, या कोई इंडिविजुअल इस तरह से किसी दिन वो उनको ज्यादा ही आवेश हो जाता है तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो ये बहुत सही बात कही है वेंकैया जी ने कि ये इन 12 बिंदुओं पे सोचना चाहिए, और हमें अपना जो इमेज है एज ए सांसद और सदन की गरिमा, दोनों को लोगों के बीच में उत्साह को बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, और उत्साह को बढ़ाने की जरूरत की जब आप बात कर रहे हैं, चक्षु हमने देखा है इसी सदन में जब अच्छा कामकाज हुआ है, जैसा भी संजय जी भी कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी चर्चाएं हमें सदन में देखने को मिली हैं। साथ ही उत्पादकता को लेकर भी लगातार 100% से ज्यादा उत्पादकता को लेकर भी तमाम अच्छे रिकॉर्ड बने हैं। प्रीति, आप सही कह रही हैं। क्या कहते हैं, अगर आप बजट सत्र का पहला हिस्सा देखें तो काफी प्रोडक्टिव रहा है, दोनों सदनों में काफी काम भी हुआ है। मैं संजय जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा और उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो राज्यसभा का रोल है वो एज अ हाउस ऑफ रिकॉर्ड आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा तो हर कुछ सालों बाद एक नई लोकसभा आती है, बट 1952 से एक ही राज्यसभा चलती आ रही है। तो जो राज्यसभा का दायित्व है बात रखने का और उसका जो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो सदन इतने सालों से चलता आ रहा है वो जब अपनी बात रखता है तो आप और मैं आगे के सालों में जब सदन का रिकॉर्ड देखेंगे
तो हम उस रिकॉर्ड में क्या पढ़ेंगे कि बातें वज़नदार हुई या फिर सिर्फ रेटोरिक रहा, और वो भी पॉलिटिकल रेटोरिक रहा। हम्म, दूसरी चीज़ आती है कि राज्यसभा किसका हाउस है, किसको रिप्रेज़ेंट करता है। हम्म, लोकसभा में संजय जी ने कहा कि सबके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिज़िकल भी है, सोशल भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो राज्यसभा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेज़ेंट करता है, वो एक स्टेट को रिप्रेज़ेंट करता है। बिल्कुल। तो जो आपका दायित्व है, वो सिर्फ आपका दायित्व अपने राजनैतिक दल की तरफ नहीं है, बट जिस राज्य से आप चुनकर आए हैं, उसकी तरफ भी है। तो हम्म, आपको ये भी हाइलाइट करना है कि आपके राज्य की क्या समस्याएँ हैं, आपके राज्य को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। हम्म, और आपको ये भी हाइलाइट करना है कि अगर आपके राज्य में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अच्छी हैं, जो कि बाकी राज्यों में होनी चाहिए, तो वो भी आपको लोगों के साथ शेयर करनी है। हम्म, तीसरी राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी में एक बात ये आ जाती है कि एक छोटा सदन है, और छोटे सदन होने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास कई बार थोड़ा-सा ज़्यादा समय रहता है अपनी बात को रखने के लिए। हम्म, तो उस समय का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या उस समय का इस्तेमाल आप ये बात रखने के लिए रहेंगे, जो कि अगली बार कोई भी, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, जब वो सदन के रिकॉर्ड को देखेगा, तो वो ये निर्णय ले पाएगा कि जब इस समय ये बातें हो रही थी, तो सदन का माहौल क्या था? सदन क्या सोच रहा था? हम्म, अगर सदन में हमेशा गतिरोध रहता है या सदन की कार्रवाई हमेशा स्थगित रह जाती है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई में तो सिर्फ ये रहेगा स्थगन प्रस्ताव था या डिसरप्ट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें सभापति महोदय ना हाइलाइट करने की कोशिश करी हैं। बिल्कुल। एक उत्पादकता की बात में मैं एक चीज़ आखिरी ये कहना चाहूँगा कि सदन की उत्पादकता जो है, वो उसका मापदंड होता है कि सदन ने कितना काम किया और सदन ने कैसे काम किया। हम्म, कितना काम किया तो आप आराम से देख सकते हैं, कितने सवालों का जवाब आए या हम्म, कितने कानून पास हुए। बट वो उसमें जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है, वो हम्म, कैसा था? और जब सभापति महोदय अपने 12 बिंदु रख रहे थे, तो उन बिंदुओं का रखने का मंशा ये थी कि अगर आप पढ़ के आएँगे, लाइब्रेरी से कंसल्ट करके आएँगे, फैक्ट्स और फिगर्स बोलेंगे, हम्म, तो वो जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है, वो इम्प्रूव होगा। एंड अगर क्वालिटी ऑफ डिबेट इम्प्रूव होगा, तो जो गवर्नेंस है कंट्री की, उस पर एक सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। संजय जी, ना सिर्फ सभापति ने जो सुझाव दिए हैं, उन्होंने सदन के भीतर आचरण को लेकर कहा है, बल्कि सदन के बाहर भी, यानी दोनों जगह, सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह जो आचरण है वो जिम्मेदारी भरा सांसदों का होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ना कहनी चाहिए, ना करनी चाहिए जिससे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचे। तो सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर आचरण को लेकर जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एमपी जो है वो सदन के अंदर भी एमपी और सदन के बाहर भी एमपी है। ऐसा तो नहीं होता कि सदन के बाहर जाकर के वो एमपी नहीं रहता। जो आचरण की बात है, देखिए, किसी भी चीज़ की, किसी में क्रेडिबिलिटी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसका जो व्यक्ति का उससे जो चरित्र बनता है। देखिए, सदन क्या है? सदन तो जो सांसद लोग हैं उनको मिला करके सदन का निर्माण होता है। तो जी। आप सदन के बाहर जब जाते हैं तब भी आप एज़ एन एमपी जाते हैं। जो आप कार्य कर भी, मुश्किल क्या होती है कि आप जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो आपकी प्राइवेट लाइफ जैसी चीज़ जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो प्राइवेट जैसा कुछ नहीं होता कि अंत में आप कह दें कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये एज़ इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ, मैं एज़ ए सांसद नहीं कह रहा हूँ, या जो कर रहा हूँ एज़ एन इंडिविजुअल कर रहा हूँ, एज़ सांसद नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं। हम्म, तो आपको जो मर्यादाएँ हैं, लोग आपको जब उस रूप में देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जो वेंकैया जी जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है, पब्लिक जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बारे में हमारी आस्था का या विश्वास का, वो बड़ा नीचे वो चला गया। बहुत सारे कारण हैं, उस पे कभी और चर्चा करेंगे। तो जब वो नीचे जा रहा है, वो क्यों? क्योंकि सांसद का संसद के अंदर और संसद के बाहर का जो कई लोगों का, मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम्म, कुछ लोगों का जो आचरण होता है वो पूरा उसको एक ब्रॉडर जो ब्लैंकेट किसी चीज को देखने का नजरिया होता है उसको बना देता है, और जो बहुत खराब है। तो इसलिए क्या है कि जब आप संसद के बाहर आप जिस तरह का, क्योंकि साल के ज्यादातर समय आप संसद के बाहर हैं,
कम ही समय आप संसद के अंदर हैं और कम ही समय बहस करते हुए, उसमें भी एक लिमिटेड समय है जिस समय सदन सुचारू रूप से चल रहा है, या वोट करते हुए देखे जा रहे हैं या बात करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये एक पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये ना सिर्फ संसद बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है और जिसमें सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से उनको पेंट करते हैं। क्या बिल्कुल ही ब्लैक पेंट कर रहे हैं? क्योंकि ये मतलब एक दौर ऐसा भी आया था जब जिस समय केवल निगेटिव बातें वो संसद और सांसदों के लिए होती थी। थैंकफुली ये जो उत्पादकता अभी दोनों संसद में बढ़ी है, डिसरप्शंस के बावजूद, मैं ये कह रहा हूँ इतने डिसरप्शंस के बावजूद जो अंत में बढ़ी है, जिसमें चेयर का ऑब्वियसली एक बड़ा रोल होता है, उसके बाद सांसद, सरकार और पक्ष विपक्ष का दोनों का होता है। लेकिन वो जो है, और कुछ चीजों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई या एक जगह थोड़ा सा किसी तरह का और अनुशासन की बात आई, तो अनुशासन जो है अगर बाहर आप रखेंगे तो अंदर भी अनुशासन होगा, अंदर होगा तो बाहर होगा। तो वो इमेज की जो बात है ना कि भारत के सांसद और भारत का संविधान कैसा है, ये क्या हमारे लिए गर्व की बात है या कोई भी आदमी कुछ कह के निकल जाएगा? मुझे लगता है कि जब गर्व की बात होगी और सांसद भी इस चीज को फील करेंगे, जो उनका सेंट्रल मैसेज है, तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल चक्षु, और आखिर में आप क्या कहेंगे? और खास तौर से जिस तरह से अब समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, एक सुझाव ये भी है सभापति का कि कामकाज की सहायता में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करने के लिए वो कह रहे हैं सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा टेक सेवी भी हों। तो समय के साथ जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सांसदों को उसके साथ किस तरह से ढलता देख रहे हैं आप? प्रीति जी, जो माननीय सभापति महोदय ने कहा था, एक उसमें आचरण का था और एक टेक्नोलॉजी की बात थी। अब आचरण में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार विंस्टन चर्चिल से पूछा गया था कि भाई आपका इतना लंबा कार्यकाल पब्लिक लाइफ में रहा है, तो आप ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप वैल्यू करते हैं? तो उनका जवाब था कि मेरे नाम के आगे 2 जो लेटर आते हैं MP, उसको मैं काफी वैल्यू करता हूँ। तो जब राज्यसभा के सदस्य आते हैं, चाहे लोकसभा के सदस्य आते हैं, तो एक उनको इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो हमारे देश के सबसे बड़े लॉ मेकर हैं, और इस गर्व के साथ एक उनके ऊपर एक दायित्व भी आता है। उनका जो आचरण है, उनका जो डिबेट है, वो हमारे देश का स्तर तय करता है कि डिबेट का स्तर क्या होगा कंट्री के अंदर। क्या वो हमेशा क्रिटिकल रहेगा या क्रिटिकल और कंस्ट्रक्टिव रहेगा? आप सिर्फ आप क्या ऐसे भी सुझाव देंगे कि देश कैसे आगे चले, किस तरह की डायरेक्शन ले? तो एक वो चीज हो जाती है। दूसरी चीज रही टेक्नोलॉजी की। हाउस के अंदर वाईफाई है, हाउस की प्रोसीडिंग सारी ऑनलाइन है, 52 से लेके आज तक का डिबेट आप अपने आईपैड पे देख सकते हैं, जिसकी सुविधा आपको दी गई है। तो उसका आप कितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रभावी तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो एक ये उसका बेसिस बनेगा कि अगले 6 साल आप कैसे काम करेंगे। आपके पास अगर सारी चीजें आपके डिस्पोजेबल पर हैं और उसके बाद अगर आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा लैकिंग रहता है, एंड उस कंट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने के लिए ये टूल्स हैं आपके पास, जिसको आपको पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ समय ही पूरा हो गया। चक्षु रॉय आपका, संजय सिंह सर आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश में विधायिका या कहें संसद के कामकाज को लेकर, आम जनता में बढ़ते नकारात्मक अवधारणा को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जो चिंता जताई वो बिल्कुल वाजिब है। इससे पहले भी वो समय समय पर सदन में अवरोध और सांसदों के अमर्यादित व्यवहार को लेकर चिंता जताते रहे हैं। एक बार फिर सभापति ने सदस्यों से सदन की कार्यवाहियों के व्यापक नियमों और परंपराओं के अनुसार सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की अपील की है, जिसके अनुपालन को लेकर उन्होंने सांसदों से उम्मीद भी जताई है। उम्मीद है कि संसद में लोकतंत्र में अभिव्यक्ति, भाषण और चर्चा की स्वतंत्रता होगी, लेकिन असंतोष और व्यवधान का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा, और इसे लेकर हर सांसद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और निभाएंगे। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।